हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाएं। तो जैसा मैं बच्चे आपको विश्व के प्रादेशिक भूगोल पढ़ा रहा था और विश्व के प्रादेशिक भूगोल में मैं आपको यूरोप के बारे में जो है इम्पोर्टेंट जानकारियां दे रहा था। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे इसी क्रम में जो हमारा अगला इन्फॉर्मेशन है वो पश्चिमी यूरोप के लिए, वेस्टर्न यूरोप के लिए। अगर आप इस हिस्से को ध्यान से देखेंगे, ये सारा हिस्सा बच्चे ये वेस्टर्न यूरोप है। ये क्या है? वेस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप की एक खूबी आप लोगों को याद रखनी है, जो मैंने आपको चक्रवात वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है। क्लियर है कि पश्चिमी यूरोप में कैसी जलवायु मिलती है। तो बच्चे यहाँ पर मैं आपको जलवायु का एक क्रम बताऊंगा, उसे थोड़ा आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? अगर आप जलवायु देखेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं पश्चिमी यूरोप में लेकर चलता हूँ। अगर आप पश्चिमी यूरोप की जलवायु देखेंगे, क्लियर है बच्चे, तो यहाँ की जलवायु को पश्चिमी यूरोपीय, यहाँ की जलवायु को पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु कहते हैं। याद रखेंगे कि पश्चिम यूरोप में जो जलवायु है, वेस्टर्न यूरोप में जो जलवायु है, उस जलवायु को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोप की जलवायु को कहा गया है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। अब इस जलवायु की खूबी क्या है? तो सभी बच्चे याद रखेगा कि इस जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर क्या होती है? वर्षा होती है, लेकिन जाड़े में अधिक होती है। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी यूरोप में कौन सी जलवायु है, तो याद रखना है कि पश्चिमी यूरोप में पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है। और इस जलवायु की खूबी क्या है कि इस जलवायु में सालों भर बारिश होती है। देख सकते हैं वर्ष भर बारिश होती है, लेकिन जाड़े में वो बारिश क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर हो गया ना? अगला आते हैं बच्चे। अगला जो है वो है दक्षिण यूरोप। दक्षिण यूरोप। अब हमें ये देखना है कि पहले तो पश्चिम यूरोप हो गई, अब आते हैं दक्षिण यूरोप कि दक्षिण यूरोप में कौन सी जलवायु है। तो सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे कि दक्षिण यूरोप के ठीक नीचे यहाँ पर ये भूमध्य सागर है। ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। तो याद रखना है कि दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। क्लियर हो चुका ना? अब इस जलवायु की क्या खूबी है? तो ये मैंने आपको पहले बताया है बच्चे कि इस जलवायु की खूबी है कि केवल जाड़े में वर्षा होती है। केवल जाड़े में वर्षा होती है। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर कोरिलेट कर देता हूँ कि पश्चिमी यूरोप में सालों भर वर्षा होती है और जाड़े में वो बारिश बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम दक्षिण यूरोप की बात करें तो दक्षिण यूरोप की जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु है और यहाँ केवल क्या होती है बच्चे? जाड़े में ही वर्षा होती है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है? अच्छा, लेकिन आखिर ये चीजें क्यों हैं? किसके कारण है ये चीजें? तो सभी बच्चे याद रखना है कि इन दोनों का जो कारण है, देख रहे हैं, इन दोनों का जो कारण है, पहले उस कारण की भी बात करें तो याद रखेंगे इन दोनों का कारण शीतोष्ण चक्रवात है। क्या कारण है बच्चे? शीतोष्ण चक्रवात के कारण। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर ये जो जलवायु बन रही है, ये जलवायु किसके कारण बन रही है? तो हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण चक्रवात के कारण ही यहाँ दोनों क्षेत्रों में क्या होती है? जम करके ऐसी बारिश होती है। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि पश्चिम यूरोप और मध्य यूरोप, देखिए ये पश्चिम यूरोप है और ये क्या है? मध्य यूरोप है। यहाँ पर खेती कैसी होती है? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर हम फिर जानते हैं कि पश्चिमी एवं मध्य यूरोप, पश्चिमी एवं मध्य यूरोप में जो खेती होती है बच्चे, उसे सघन कृषि कहते हैं। सघन कृषि कहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप पूर्वी यूरोप की बात करें, ठीक है, यहीं से अगर हम पूर्वी यूरोप की बात करें तो पूर्वी यूरोप में जो है बच्चे वो कैसी कृषि होती है? विस्तृत कृषि होती है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम यूरोप और मध्य यूरोप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सघन कृषि होती है और पूर्वी यूरोप में हम क्या देख रहे हैं कि विस्तृत कृषि होती है। बच्चे आपके दिमाग में ये बात हो रहा होगा कि सघन कृषि या विस्तृत कृषि क्या है। तो याद रखिए हमें ये सब भी पढ़ना है, आगे मैं आपको सब पढ़ाऊंगा,
बस अभी आपको इतना याद रखना है कि सघन कृषि पश्चिमी और मध्य यूरोप में होती है, और अगर हम पूर्वी यूरोप की बात करेंगे तो पूर्वी यूरोप में जो कृषि होती है उसे ही क्या कहा गया है, उसे कहा गया है विस्तृत कृषि होती है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, और चीज एक बात और यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पश्चिम यूरोप में सघन कृषि तो होती ही है, लेकिन सघन कृषि के साथ साथ थोड़ी मिश्रित कृषि भी की जाती है। क्या की जाती है? मिश्रित कृषि भी की जाती है। चलिए, ये हमने सीख लिया। अब आते हैं काकेशस पर्वत की बात करते हैं। देखिए बच्चे, ये जो काकेशस पर्वत है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि बहुत पहले पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूपीएससी में ये बच्चे आया है कि जो काकेशस पर्वत है इस पर किस फसल की खेती होती है। याद रखना है आपको कि जो काकेशस पर्वत है यहाँ पर चाय की खेती होती है, इसलिए ये जो है आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लियर हो गया? तो हमने देखा कि पश्चिम और मध्य यूरोप में सघन कृषि, पूर्वी यूरोप में विस्तृत कृषि, काकेशस पर्वत पर चाय की खेती होती है, ये उसके लिए क्या है बच्चे, फेमस है। तो हमने यहाँ तक तो चीज सीख ही लिया कि काकेशस पर्वत पर भी क्या हो रही है, चाय की खेती हो रही है, और देखिए ये पूछा जा चुका है। अच्छा ना, पूर्वी यूरोप में हम फिर चलते हैं बच्चे। जैसा मैंने आपसे क्या कहा था कि पूर्वी यूरोप में विस्तृत कृषि होती है, उसी तरह एक और आपको बात याद रखनी है कि पूर्वी यूरोप में सहकारी कृषि होती है। पूर्वी यूरोप में क्या होती है? सहकारी कृषि, यानी मिलकर सहकारी कृषि होती है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा कि पूर्वी यूरोप में सहकारी कृषि होती है, जिसे यहाँ के लोग कोल खोज कहते हैं। ये इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कोल खोज कहते हैं, जिसे कोल खोज कहते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए, हमने इस बात को भी सीख लिया कि जो पूर्वी यूरोप है वहां सहकारी कृषि है, और इस सहकारी कृषि को ही क्या कहा जाता है, कोल खोज कहा जाता है, कोल खोज ना। अब फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, और बच्चे अगर हम ट्रांसकाकेशिया क्षेत्र की बात करें, देखिए ट्रांसकाकेशिया का मतलब होता है काकेशस पर्वत के पार। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ पर जम करके क्या हो रही है, चाय की खेती हो रही है। अच्छा, फ्रांस जो एक देश है बच्चे, वो अंगूर और अंगूर की शराब का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस बात को याद रखिएगा कि वर्ल्ड में जो फ्रांस है वो अंगूर और अंगूर की शराब का बहुत बड़ा क्या है, उत्पादक, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं, इसे हटा दूं। अंगूर एवं अंगूर की शराब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है बच्चे? फ्रांस देश है। ठीक है, इसे याद रखना है कि अंगूर और अंगूर की शराब का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो फ्रांस है। ठीक, अच्छा, फिर हम कुछ खनिजों की बात करते हैं। तो याद रखना है आपको कि जो मध्यवर्ती यूरोप है वहां पर कोयला मिलता है। क्या मिलता है? तो मध्यवर्ती यूरोप में कोयला मिल जाता है बच्चे। ठीक, और अगर यही चीज हम पूर्वी यूरोप की बात करें तो हमने देखा कि मध्यवर्ती यूरोप कोयले के लिए फेमस है, और पूर्वी यूरोप किसके लिए फेमस है? तो पेट्रोलियम के लिए। क्लियर है? इस तरीके से आपको एक ब्रॉड होराइजन बन जाएगी कि आप देखेंगे कि मध्यवर्ती यूरोप में कोयला मिल रहा है, और अगर हम पूर्वी यूरोप में जाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? पेट्रोलियम मिलता है। यहां तक पूरी बात समझ में आ चुकी है? अच्छा, और बच्चे ये जो एक आयरलैंड का बेलफास्ट शहर है, आयरलैंड का बेलफास्ट, इसे लिनेन राजधानी कहते हैं वर्ल्ड का, लिनेन कैपिटल। लिनेन के कपड़े बनते हैं बच्चे, गर्मियों में लोग पहनते हैं, तो याद रखना है कि लिनेन की राजधानी कहा जाती है, लिनेन राजधानी। बेलफास्ट को लिनेन, जिससे कपड़े वगैरह बनते हैं, यही है लिनेन राजधानी। क्लियर है? चलिए, अब हम क्या करते हैं कि यूरोप के
एक दो देश पर बच्चे फोकस करते हैं, और ताकि हम उनके बारे में और पूरी डिटेल से इंफॉर्मेशन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है ना। अब बच्चे यहाँ से हमें चलना है, कुछ खास हम नाम लेंगे और उसको भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम यूरोप में पहले हम फ्रांस को कवर करते हैं। किसे कवर करते हैं? फ्रांस को। एक दो देश को समझना जरूरी है क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम किसको कवर करेंगे? फ्रांस। ना बच्चे, सबसे पहले फ्रांस के लिए एक बात जान लीजिए, ये रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर कहा जाए तो रूस के बाद ये यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्लियर हो चुका? यानी फ्रांस के अपने आकार के कारण यूरोप में बच्चे देखिए, रूस एशिया में भी है और यूरोप में भी है, इसलिए यूरेशिया कह देते हैं। तो बच्चे जैसे अगर हम यूरोप में रूस को रख के देखें तो रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है बच्चे? वो फ्रांस है। और एक पर्वत है पिरेनीज, ये जो पिरेनीज पर्वत है वो इसे स्पेन से अलग करता है। यहाँ पर देखिए बच्चे, पिरेनीज पर्वत है, ये देख रहे हैं, ये क्या है? पिरेनीज पर्वत। मैंने लोकेट कर दिया। तो याद रखना है कि पिरेनीज पर्वत ही फ्रांस को, पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है, स्पेन से अलग करता है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? इसलिए ये पिरेनीज पर्वत भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यही क्या करता है कि जो फ्रांस है उस फ्रांस को क्या करता है? स्पेन से अलग कर देता है। अच्छा, और जो माउंट ब्लैंक है वो बच्चे फ्रांस में ही आ जाती है। ये भी याद रखिएगा कि माउंट ब्लैंक फ्रांस में है। माउंट ब्लैंक ये कहां पर है? फ्रांस में है। माउंट ब्लैंक मैंने आपको बताया था ना, आल्प्स की ये चोटी है। तो ये आल्प्स की चोटी कहां चली आती है? ये बच्चे आ जाती है फ्रांस में। अच्छा, फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र लौह अयस्क का उत्पादक क्षेत्र। याद रखना है कि जो फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र है, लॉरेन क्षेत्र, ये किस में जाना जाता है? ये लौह अयस्क का उत्पादन करता है, लौह अयस्क उत्पादक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, आपको भूलना नहीं है कि जो फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र है वो लौह अयस्क का क्या है? उत्पादक है। और मैं कुछ आपको प्रमुख औद्योगिक शहर के बारे में बता देता हूं बच्चे। जैसे फ्रांस का जो लीमोगेज है, लीमोगेज, यहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं बड़े पैमाने पर, मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। ठीक है। लीमोगेज के बाद है बच्चे लायंस, जो रेशम वस्त्र का केंद्र है। लायंस रेशम वस्त्र। फिर एक शहर है बच्चे मार्सली, ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम शोधन। ये पेट्रोलियम शोधन के लिए जाती है। और देखिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रहना चाहिए। लीमोगेज मिट्टी के बर्तन के लिए, लायंस रेशम वस्त्र के लिए, और जो मार्सली है वो पेट्रोलियम शोधन के लिए। क्योंकि बच्चे यूपीएससी और पीसीएस लेवल के पेपर में यहां से बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये इंफॉर्मेशंस कवर करेंगे। अच्छा, फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस, वो सीन नदी के किनारे है। क्या है बच्चे? सीन नदी के किनारे है राजधानी पेरिस, सीन नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां पर देखिए हमने फ्रांस के लिए सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जर्मनी और देखते हैं जर्मनी में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है। मिटा दूं मैं पहले से।
जर्मनी। बच्चे जर्मनी का एक क्षेत्र है रूर। जर्मनी का एक क्षेत्र है, हम उसे क्या कहते हैं? रूर। रूर के बारे में याद रखिएगा बच्चे, ये यूरोप का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यूरोप का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र, यूरोप का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र, यही रूर बच्चे, रूर प्रदेश जर्मनी का क्या है? ये जर्मनी के साथ साथ यूरोप का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। ठीक है। और कील नहर बच्चे यही है जो उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। भूलिएगा नहीं, कील नहर है एक बच्चे जो उत्तर सागर को किससे जोड़ती है? बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्लियर है बच्चे? ये कील नगर है जो कि नॉर्थ सी उत्तर सागर को किससे जोड़ देती है? बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इसलिए ये दोनों आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, चलिए तो हमने कील नहर के लिए भी अच्छे से सीख लिया और देख लिया कि ये जो कील नहर है ये क्या कर रही है? उत्तर सागर को ही बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और बच्चे ये जो है आपको एक कंट्री है, मैं उसको भी लोकेट कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। बच्चे वो कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन है। यहाँ पर सभी लोग केयर कीजिएगा कि ठीक यहाँ पर एक और कंट्री है बच्चे, ये देखिए यह है कोपेनहेगन। यहाँ पर है नॉर्थ सी और यहाँ पर क्या है? बाल्टिक सी। देख रहे हैं, नॉर्थ सी और क्या है इधर पे? बाल्टिक सी है। तो बच्चे ये जो कील नहर मैंने आपको बताया था ये क्या है? यहां से निकल रही है कील नहर, इस तरफ से। देखिए बच्चे, इस तरफ से। ठीक है। तो जब कील नहर निकल रही है तो ये नॉर्थ सी और ये क्या है? बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को कौन जोड़ दे रहा है? ये कील नहर जोड़ रहा है। इसलिए कील नहर क्या है बच्चे? आपके लिए बहुत ही क्या है? ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए तो हमने ये भी देख लिया कि कील नहर किसे जोड़ रहा है? बाल्टिक सागर को जोड़ रहा है। बच्चे जर्मनी का जो ड्रेसडन है, यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन बड़े पैमाने पर बनते हैं। ड्रेसडन, यहाँ क्या बनते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन। ड्रेसडन चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए बहुत ही क्या है? फेमस है। और जनसंख्या वृद्धि दर जर्मनी की ऋणात्मक है। इस बात को याद रखना है बच्चे कि जर्मनी की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ऋणात्मक है। क्लियर हो गया? तो याद रखना है बच्चे कि जर्मनी की जो जनसंख्या वृद्धि दर है क्या है? वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है। यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, इसलिए जर्मनी की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या हो गई है? ऋणात्मक हो गई है। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं यूनाइटेड किंगडम, जिससे हम इंग्लैंड वगैरह बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। तो थोड़ा हम यूनाइटेड किंगडम की भी बात कर ले। पहले मैं मिटा दूं इसे, ये सीख चुके हैं आप लोग। जर्मनी के बारे में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी वो हमने ले ली है। यूनाइटेड किंगडम, यूके। बच्चे सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम का एक और नाम जान लीजिए, इसे ब्रिटिश आइल्स भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? ब्रिटिश आइल्स भी कहते हैं। इसे ब्रिटिश आइल्स भी कहते हैं। क्लियर हो चुका? तो हमने देखा कि यूनाइटेड किंगडम का ही एक और नाम है। क्या नाम है उसका? ब्रिटिश आइल्स। लेकिन बच्चे इसके नाम में कुछ हमें समझना है। पहले इंग्लैंड और वेल्स को मिलाते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। एक बात याद रखिएगा सभी बच्चे, यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि इंग्लैंड प्लस वेल्स, देख रहे हैं, इंग्लैंड और वेल्स को अगर आप मिलाएंगे तो बच्चे क्वेश्चन है कि वेल्स जो है
और इंग्लैंड। क्लियर हो गया। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तभी क्या कहलाता है, तब ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो हमने देखा कि इंग्लैंड, वेल्स यहाँ पर है बच्चे, ये पश्चिम की तरफ है, ठीक है। तो जब आप इंग्लैंड और वेल्स को मिलाएंगे तब ये लोग खुद को क्या कहते हैं, तब ये लोग कहते हैं खुद को ग्रेट ब्रिटेन। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, फिर दूसरा याद रखिएगा बच्चे कि उत्तरी आयरलैंड यानी कि जो नॉर्थ आयरलैंड का हिस्सा है, अब अगर आप उत्तरी आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन प्लस ग्रेट ब्रिटेन को मिलाएंगे, देख रहे बच्चे, पहले आपने इंग्लैंड और वेल्स को मिलाया तो ग्रेट ब्रिटेन कहलाया, और जब नॉर्थ आयरलैंड जो है, उत्तरी आयरलैंड है बच्चे, ये आयरलैंड है, देखिए ये जो देख रहे हैं ये आयरलैंड है, तो इसका उत्तरी भाग यानी ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि उत्तरी आयरलैंड और इस पूरे ग्रेट ब्रिटेन को जब आप एक साथ मिला देंगे बच्चे, तब इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। फिर इन्हें क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इंग्लैंड और वेल्स, वेल्स यहां पर हिस्से बच्चे, ये देखिए ये पश्चिम हिस्सा वेल्स है और ये क्या है, आयरलैंड है। तो इंग्लैंड और वेल्स को जब आप मिलाते हैं तो वो ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। लेकिन बाद में जब इस नॉर्थ आयरलैंड और पूरे ग्रेट ब्रिटेन को आप एक साथ मिला देंगे तभी ये क्या कहलाएगा, यूके कहलाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। यहां से प्रश्न ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है और यहाँ के प्रश्न चैलेंजिंग हो जाते हैं। अगर आप इसे अच्छे से याद रखिएगा तो यहाँ आपको कोई परेशानी बच्चे नहीं होगी। क्लियर हो चुका। अच्छा, अब जो इंग्लिश चैनल है वही क्या करता है, इसको यूरोप से अलग करता है। बच्चे यहाँ पर है इंग्लिश चैनल, ये देखिए ये क्या है, इंग्लिश चैनल मैंने बना दिया, ये देखिए यही है इंग्लिश चैनल। तो याद रखिएगा कि जो इंग्लिश चैनल है इसे ही यूरोप से अलग करता है। इंग्लिश चैनल इसे यूरोप से अलग करता है। इंग्लिश चैनल इसे यूरोप से अलग करता है। क्लियर हो गया। तो हमने ये भी देख लिया कि जो इंग्लिश चैनल है बच्चे, यही इंग्लिश चैनल जो है इसे क्या करता है, यूरोप से अलग कर देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इंग्लिश चैनल, इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हमने देख लिया कि जो इंग्लिश चैनल है, ठीक है, उसने इसे क्या किया है, यूरोप से अलग कर दिया है। ओके ना। फिर बच्चे यहाँ पर पूरे साल वर्षा होती है, ऐसे सोचिए, सिर्फ 2 घंटे ही धूप निकलती है। क्लियर है। अच्छा, इसके बगल में उत्तर सागर है, नॉर्थ सी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, उत्तर सागर है। तो बच्चे ये जो उत्तर सागर है, इसी उत्तर सागर में डॉगर बैंक है। ये देखिए ये क्या है, डॉगर बैंक। तो याद रखना है कि उत्तर सागर में डॉगर बैंक है। उत्तर सागर में डॉगर बैंक। यहां बच्चे बड़े पैमाने पर मत्स्यन होता है। बड़े पैमाने पर क्या होता है, मत्स्यन होता है। तो आपको ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण है कि उत्तर सागर में डॉगर बैंक है जहां बड़े पैमाने पर क्या होता है, मत्स्यन होता है। और बच्चे एटॉमिक एनर्जी का उत्पादन सबसे पहले यहीं शुरू हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा कि एटॉमिक एनर्जी का उत्पादन सबसे पहले यूके से ही शुरू हुआ था। क्लियर है। अणुशक्ति का उत्पादन सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ था। अणुशक्ति का उत्पादन सबसे पहले यहीं शुरू हुआ था, यूके में ही सबसे पहले यहीं शुरू हुआ था। क्लियर हो चुका है। तो चलिए हमने ये भी सीख लिया कि अणुशक्ति का उत्पादन सबसे पहले यहीं पर शुरू हुआ था। अच्छा, उत्तर सागर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार है। एक बात और याद रखना है बच्चे आपको कि ये जो उत्तर सागर है, उत्तर सागर, इस उत्तर सागर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का क्या है, भंडार है। पेट्रोलियम
और प्राकृतिक गैस का भंडार है। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, भूलेंगे नहीं कि पूरा जो उत्तर सागर है यहाँ पर क्या है कि बड़े पैमाने पर बच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की पूरी क्या है यहाँ पर भरमार है। अच्छा, इंग्लैंड की राजधानी क्या है बच्चे? लंदन। ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे है? तो बच्चे उस नदी का नाम है थेम्स नदी। यहाँ पर देखिए ये है थेम्स नदी, देख रहे हैं, ये थेम्स नदी है और बच्चे इसी थेम्स नदी के पास जो है लंदन स्थित है। तो याद रखना है कि लंदन जो इनकी राजधानी है, राजधानी लंदन थेम्स नदी के किनारे। यहां तक क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर बच्चे हमने क्या किया कि पूरी यूके को अच्छे से समझ लिया। यहाँ पर आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए पहले इसको मिटाते हैं, हम फिर आगे बढ़ते हैं और अभी सारे इन्फॉर्मेशन को हम एक साथ कवर कर लेंगे। चलिए यहां तक क्लियर है बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूरोप की सर्वोच्च चोटी के बारे में। क्लियर है? तो यहाँ सभी बच्चे याद रखना है आपको, यूरोप की सर्वोच्च चोटी, यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एलबुर्ज है। क्लियर है बच्चे? तो याद रखना है आपको कि यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट एलबुर्ज है, जो 5642 मीटर ऊंची है, मीटर है। और बच्चे ये किस देश में है? तो याद रखेंगे ये रूस में है, रसिया में पड़ जाता है और ये कॉकेसस पर्वत में है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो याद रखना है आपको कि यूरोप की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है बच्चे, और ये आपको कॉकेसस पर्वत में पड़ती है। कहां पड़ती है? कॉकेसस पर्वत में। देखिए मैं यहाँ पर आपको चोटी लोकेट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर है ये, और यही यूरोप की क्या है? सर्वोच्च चोटी है, जिसे हम माउंट एलबुर्ज कहते हैं, 5642 मीटर। और ये किस देश में चला जाता है? रूस में चला जाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है बच्चे आपको कि जो आल्प्स पर्वत है, ठीक है, अगर आल्प्स पर्वत का आप सर्वाधिक विस्तार देखें, आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार वो स्विट्जरलैंड में है। किधर है? स्विट्जरलैंड। क्योंकि देखिए एक छोटा सा पहाड़ी देश है, इसलिए बच्चे कहा जाता है कि आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ चला गया? वो चला गया स्विट्जरलैंड में। क्लियर है? ये याद रखेंगे। बाकी फ्रांस, इटली, जर्मनी में तो थोड़ा थोड़ा है ही, लेकिन स्विट्जरलैंड एक छोटा सा पहाड़ी देश है और वो इसके बीच में आ जाता है। इसीलिए बच्चे आल्प्स पर्वत का जो सर्वाधिक विस्तार है वो अपने आप कहाँ आपको लोकेट हो जाता है? वो लोकेट हो जाता है आपको स्विट्जरलैंड में। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है ना, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो बच्चे यूरोप महाद्वीप का जो सबसे बड़ा नगर कौन है? वो लंदन है। ये मैंने आपको बताया थेम्स नदी के किनारे लंदन है। तो लंदन के बारे में एक बात और याद रखिएगा बच्चे, ये यूरोप का क्या है? ये यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, चलिए अब यूक्रेन राज्य में चलते हैं बच्चे। याद रखिएगा कि यूरोप के यूक्रेन में, यूरोप के यूक्रेन में, क्लियर है बच्चे, स्टेपी घास का मैदान है। क्या है बच्चे? स्टेपी घास मैदान है। ठीक है, यहाँ गेहूं का उत्पादक सर्वाधिक होता है, यहाँ गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है। अतः इसे ही विश्व के रोटी की टोकरी कहते हैं, अतः इसे विश्व के रोटी की टोकरी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रोटी की क्या कहते हैं? टोकरी कहते हैं। और ये यूरोप का कौन सा देश है बच्चे? यूक्रेन। और यहाँ पर जो घास मैदान है उसका नाम है स्टेपी। यहाँ बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन होता है और इसी को क्या कहा गया है? विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, और मैं आपको जब एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा उसमें मैं ये चीजें आपको बताऊंगा
यहाँ आपको रीजनल ज्योग्राफी के लिहाज से इन इंफॉर्मेशन को क्या करना है, करेक्ट रखना है कि यूरोप के यूक्रेन में एक स्टेपी घास का मैदान है। ये घास का मैदान जो है बच्चे, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इसी को ही क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया है विश्व के रोटी की टोकरी कहा गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा बच्चे, यूरोप का जो सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है वो है ओरिएंट रेल मार्ग, जो पेरिस को तुर्की के कुस्तुनतुनिया से जोड़ता है। क्लियर है? तो याद रखना है, यूरोप का महत्वपूर्ण रेल मार्ग, यूरोप का महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है। ओरिएंट रेल मार्ग है जो पेरिस को कुस्तुनतुनिया और ये कुस्तुनतुनिया कहाँ है बच्चे? तुर्की में है। ठीक है, से जोड़ता है, से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि यूरोप का महत्वपूर्ण रेल मार्ग का ही नाम है ओरिएंट रेल मार्ग, और ये जो ओरिएंट रेल मार्ग है ये पेरिस को किससे जोड़ देता है बच्चे? कुस्तुनतुनिया से जोड़ देता है। और ये जो कुस्तुनतुनिया है ये किस देश में है? तुर्की में है, टर्की में है। मैंने आपको टर्की के बारे में पूरी चीज अच्छे से पढ़ा दी है आपको। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चे, एक जानकारी रखिएगा कि यूरोप में एक ऐसा देश है जिसको वहां का भारत कहते हैं। किसे भारत कहते हैं? तो वो इटली को कहते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि इटली को भारत का यूरोप का भारत कहते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, क्योंकि भारत जैसा बच्चे यहाँ पर क्या है, भौगोलिक दृश्य है। तो उस भौगोलिक दृश्य की वजह से जो इटली जो देश है, उसी इटली देश को क्या कह दिया गया है? यहाँ कह दिया गया है कि यूरोप में स्थित भारत है, यानी कि ये क्या है? यूरोप का भारत है। और याद रखिएगा, इटली भी एक कृषि प्रधान देश है। इटली क्या है? एक कृषि प्रधान देश है, जैसे कि भारत है। ये औद्योगिक राष्ट्र नहीं सोचेंगे, इटली को भी क्या कहा गया है? कृषि प्रधान देश है। तो हमने देख लिया कि जो इटली है वो भी क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। क्लियर हो चुका? फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। अच्छा, फ्रांस के तट को वाइन यार्ड कहते हैं। फ्रांस के तट को क्या कहते हैं? वाइन यार्ड। फ्रांस के तट को वाइन यार्ड कहते हैं। वाइन यार्ड कहते हैं। जैसा मैंने आपको नॉर्वे के लिए बताया था कि नॉर्वे के तट को क्या कहते हैं, तो आपको बताया था ना, फ्योर्ड तट कहते हैं। उसी तरह बच्चे, जब नॉर्वे का तट फ्योर्ड तट है, तो फ्रांस के तट को क्या कहा गया है? वाइन यार्ड कहा गया है। वाइन यार्ड, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं बच्चे। एक है डोवर जल संधि। इसी जल संधि से चैनल सुरंग निकला है जो यूके को फ्रांस से जोड़ देता है। चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं। डोवर जल संधि से, डोवर जल संधि से इंग्लिश सुरंग है बच्चे, जो यूके को फ्रांस से जोड़ता है। क्लियर है? तो याद रखना है आपको कि डोवर जल संधि एक से इंग्लिश सुरंग है बच्चे, और जो यूके को किससे जोड़ता है? फ्रांस से जोड़ देता है। तो डोवर जल संधि के अंतर्गत ही क्या बना दिया गया है? ये सुरंग बना दिया गया है, और ये क्या करते हैं कि दोनों देशों को जोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, जो स्विट्जरलैंड है बच्चे, उसे यूरोप का प्ले ग्राउंड कहते हैं। स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं? यूरोप का प्ले ग्राउंड कहते हैं।
यूरोप का खेल भूमि, प्ले ग्राउंड, खेल भूमि है स्विट्जरलैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, स्विट्जरलैंड ही यूरोप का क्या है, खेल भूमि है, प्ले ग्राउंड उसको नाम से वहां के लोग उसे बुलाते हैं। अच्छा, फिर बच्चे स्विट्जरलैंड और इटली के बीच देखिए कौन कौन सा दर्रा है। तो पहले हम आते हैं स्विट्जरलैंड और इटली के बीच, स्विट्जरलैंड एवं इटली, ठीक है। तो पहले ये पता करना है कि स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा दर्रा है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। बच्चे उसका नाम है सेंट बर्नार्ड दर्रा, सेंट बर्नार्ड दर्रा। क्लियर हो चुका। तो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच क्या है, सेंट बर्नार्ड दर्रा जो दोनों को जोड़ रहा है। उसी तरह बच्चे इटली और ऑस्ट्रिया के बीच बेनर दर्रा है, इटली एवं ऑस्ट्रिया, ब्रेनर दर्रा है। क्योंकि ये पहाड़ी देश है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आल्प्स पर्वत है, तो इनके बीच क्या बने हैं, दर्रे बने हुए हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अच्छा, याद रखना विश्व का सबसे लंबा अंडरग्राउंड रेलवे है जो लंदन और पेरिस को जोड़ता है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलवे, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलवे, भूमिगत रेलवे, अंडरग्राउंड रेलवे। क्लियर है। ये किनके बीच है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि विश्व का ये जो सबसे लंबा भूमिगत रेलवे है बच्चे, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। तो जाहिर है कि इंग्लैंड और फ्रांस को ही जोड़ेगा। तो इंग्लैंड का लंदन और फ्रांस का पेरिस, दोनों राजधानियां एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सबसे भूमिगत रेलवे, ठीक है, इंग्लैंड लंदन एवं पेरिस के मध्य है। क्लियर हो गया बच्चे। तो याद रखना आपको, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच बर्नार्ड दर्रा, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच ब्रेनर दर्रा, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलवे लंदन और पेरिस के मध्य। याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलवे है जो लंदन और पेरिस को क्या करता है, जोड़ देता है। क्लियर है। अच्छा, फिर बच्चे ये तो मैंने आपको सब बता दिया था। हाँ बच्चे, फ्रांस को छोटा यूरोप कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा कि फ्रांस को ही क्या कहा गया है, छोटा यूरोप। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा यूरोप कौन सा देश है, तो वो फ्रांस है बच्चे। अपने लैंड फॉर्म्स की वजह से जो फ्रांस है उसे ही क्या कहा गया है, छोटा यूरोप कहा गया है। कि ये छोटा यूरोप है, यूरोप की तरह जो है नजर आता है, उसकी तरह चीजें बनती है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अच्छा, और बच्चे फ्रांस के बारे में एक बात याद रखिएगा कि फ्रांस जो है किसानों का देश है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि फ्रांस जो है औद्योगिक राष्ट्र। फ्रांस अपने आप को क्या कहता है बच्चे, किसानों का देश भी कहता है। और याद रखिएगा ये अपने आप को समुद्र की रानी भी कहता है, समुद्र की रानी भी कहता है। क्लियर है। तो छोटा यूरोप फ्रांस क्या है, किसानों का देश और समुद्र की रानी है। याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु मैंने आपको पढ़ाया था, उससे इसको बहुत ही क्या है बच्चे, फायदा है। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा बच्चे, मॉस्को जो है उसे 5 सागरों का पत्तन कहते हैं। जो मॉस्को है, रूस की राजधानी के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चे। मॉस्को क्या कहा गया, पहले याद रखिएगा कि मॉस्को अरीय अपवाह प्रणाली बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। मॉस्को क्या करता है, अरीय अपवाह प्रणाली बनाता है और इसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है, यानी 5 सागर इससे जुड़ जाते हैं, इसीलिए बच्चे मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहते हैं। और अरीय अपवाह प्रणाली क्या है बच्चे, मॉस्को से ही जो है चारों तरफ नदियों का फ्लो है, इसलिए मॉस्को को क्या कहते हैं, अरीय अपवाह प्रणाली वाली बात कहते हैं। यहाँ पर आपको बच्चे पूरी बात समझ में आ गई। तो चलिए, इस तरीके से हमने क्या किया कि पूरी यूरोप को बखूबी कंप्लीट कर लिया। पूरी बात समझ में आ गई। थैंक यू क्लास।